हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम आए हैं दोबारा केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट्स चैप्टर लेकर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेल पैरामीटर्स के बारे में, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, डेंसिटी के बारे में, और हम बात करेंगे वॉइड्स की, और हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। होपफुली आप लोगों ने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो चलिए, इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी ने नहीं देखा तो पहला वीडियो देखें जल्दी जल्दी, और हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पिछली बार का आपको याद होगा कि हमने किया था यूनिट सेल लैटिस। ठीक है, एक यूनिट सेल क्या होता है, कितने तरह के यूनिट सेल्स हैं, एफसीसी, बीसीसी, ओके, उनका रैंक निकाला था। तो आज हम बात करते हैं यूनिट सेल के या कोई भी सेल के यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स के लिए हम एक यूनिट सेल बनाते हैं जो कि क्यूबिक यूनिट सेल है, जो कि क्यूबिक यूनिट सेल। मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूँ, इसके पैरामीटर्स एक्सप्लेन करते हैं आपको कि क्या होते हैं। मान समझो ये एक्स, ये वाई और ऐसे जेड, एक्स वाई और जेड। ओके, तो ये ए, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये बी, और इसकी हाइट है सी। ठीक, ए इसकी ब्रेड्थ, बी लेंथ और सी हाइट। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर क्यूब नहीं मानना अभी इसको ए बी सी दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आगे क्या है। क्लियर है। तो ये जो ए एज लेंथ है, ये जो ए है, ये जो ए है इसको बोलते हैं एज लेंथ। ये जो ए है इसके जो ऑपोजिट एक्स और वाई में जो एंगल बनेगा, ये ए के ऑपोजिट एंगल, उसको बोलता हूँ मैं अल्फा। ए के ऑपोजिट एंगल, बी के ऑपोजिट एंगल, बी कहाँ है, बी कहाँ है, ये है बी, बी ये है, इसके ऑपोजिट में एंगल, इसके ऑपोजिट में एंगल, बी है ये, इसके ऑपोजिट में एंगल बनेगा ये, बी के ऑपोजिट में एंगल बनेगा ये, और सी के ऑपोजिट में एंगल बनेगा ये गामा। तो अल्फा, बीटा एंड गामा, समझ रहे हो। ये सेल पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से, अल्फा, एंगल, बीटा और गामा। ये एज लेंथ है और ये पैरामीटर। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, अगर मैं इसको ऐसा करूँ, ऐसा बनाऊँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स और वाई का एंगल अल्फा, वाई और जेड का एंगल बीटा, एक्स और जेड का एंगल गामा। तो ये सेल पैरामीटर्स हैं। हम इसके बेस पे आगे पढ़ेंगे, ये कैसे काम आएंगे अभी बात करते हैं इसकी। ठीक, समझ रहे हो इतना, मिटा दो इसको। ओके, तो आपको याद होगा हमने पिछली बार पढ़े थे यूनिट सेल चार तरह के पढ़े होंगे। एक तो था सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, एक था सिंपल यूनिट सेल, फिर एक पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसके आगे तीन टाइप्स थे, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबॉइड, बेस सेंटर्ड क्यूबॉइड, फेस सेंटर्ड क्यूबॉइड। तो यानी कि एक यूनिट सेल जिसकी अलग अलग शेप होती है। मतलब हमने पढ़ा था क्यूबिक, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे थे। हमने देखा पिछली बार मैं क्यूबिक यूनिट सेल ही बनाता जा रहा था, बार बार ऐसे क्यूब की शेप का था। सारे यूनिट सेल हमने ऐसे बनाए थे क्यूबिक। अब जरूरी थोड़ी है कि सारे यूनिट सेल क्यूबिक शेप के हों, कोई यार स्क्वायर हो सकता है, सॉरी कोई रोम्बोहेड्रल है, कोई हेक्सागोनल हो सकता है। हमने पढ़ा भी था लास्ट में, आपको याद होगा। तो जब क्यूबिक चार तरह का था, तो ऐसे तो सारे चार तरह के होंगे, तो 7 तरह की शेप्स डिफाइंड है। अब बोलोगे 7 तरह की शेप्स डिफाइंड है, सेल पैरामीटर्स में बुक में देखोगे तो 7 तरह की शेप्स डिफाइंड दे रही, रोम्बोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऐसे हेक्सागोनल ना, ऐसे करके 7 तरह की शेप्स डिफाइंड है। तो जब एक 4 तरह का है तो टोटल 7 तरह, सातों 4-4 तरह के होंगे तो टोटल हो जाएंगे 28 बनेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है, 20 नहीं है, इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स मिस हो जाते हैं, हम पढ़ेंगे। तो टोटल जो निकल कर आते हैं वो है 14। ये जो 14 है इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, इनको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। हमारे पास 28 नहीं है, हमारे पास 14 यानी कि 14 स्ट्रक्चर निकल कर आएंगे, जिसको बोला जाता है ब्रेविस लैटिस। इन 14 स्ट्रक्चर्स को ब्रेविस लैटिस बोला जाता है, 28 नहीं है। इन 14 के बारे में बात करेंगे कि ये 14 कैसे बनते हैं। ओके, कि ये 14 कैसे बनते हैं। क्लियर, चले। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक
टेबल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए, और हमें भी और आपको भी। ओके, चलें फिर। ठीक है, सबसे पहला होता है क्यूबिक वाला, जो कि आपने पढ़ा भी है, और मैं सेल पैरामीटर की बात करूंगा इसमें। सेल पैरामीटर, क्यूबिक हम पढ़ते आए थे। क्यूबिक जो क्या है, क्यूबिक में क्या होता है, क्यूब कैसा होता है, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, यानी कि जो इसकी साइड थी ए बी और सी, हमने क्यूब बनाया था ना ए बी सी, उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, ए बी और सी बराबर होगा। और जो उसके एंगल थे अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक में अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री इक्वल होते हैं, 90 डिग्री इक्वल होते हैं, पता ना। क्यूब में तीनों एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे, ये लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट, तो ये और ये 90, ये और ये 90 और ये और ये 90, पता ना क्यूब की साइड कैसे होती है, सिंपल सी। ओके, ठीक है, ओके। तो ये है सेल पैरामीटर। अभी हमने इसमें पढ़े थे 4 तरह के, हमने इसमें 4 तरह के पढ़े थे, बट इसके 3 तरह के काम आते हैं, 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। कौन कौन से बनते हैं, सिंपल बनता है एक, तो याद रखना। ये 14 ब्रेविस लैटिस कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ, कि होने तो 28 चाहिए थे ना, उनमें से कुछ मिस कर दिए गए हैं, कुछ छोड़ दिए हमने, तो वो बचे 14, वो कौन कौन से उसकी बात कर रहे हैं। 3, एक बनेगा सिंपल, एक बनेगा BCC, एक बनेगा FCC। एंड सेंटर्ड का स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम इसमें BCC, FCC और सिंपल बनाते हैं, तो 3 स्ट्रक्चर बनते हैं इसके। क्लियर है? ओके। तो दूसरा है टेट्रागोनल, स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अच्छा, टेट्रागोनल क्यूबिक में क्या था, ए बी और सी इक्वल थे, टेट्रागोनल में क्या होगा, ए और बी इक्वल होंगे और सी इक्वल नहीं होगा। ए और बी इक्वल हैं और सी इक्वल नहीं है। मैं इधर बना भी देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। ये था ए, याद होगा, ये था बी और ये था सी, है ना। बार बार देखते रहना ये ABC है क्या। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें पिक्चर्स भी डालूं साथ के साथ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो ए बी और सी, ए और बी इक्वल होगा, सी इक्वल नहीं होगा, बट अल्फा बीटा और गामा अभी भी 90 डिग्री ही रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा अभी भी 90 डिग्री ही रहेंगे। और इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो है 2, 4 बनने चाहिए तो पर बनते हैं 2। कौन कौन से, एक बनता है सिंपल, और एक बनता है नहीं FCC नहीं, BCC, सिंपल और BCC। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। अच्छा देखो, इसमें A B और C इक्वल हैं, उसमें A B और C, A और B इक्वल हैं, C इक्वल नहीं है। तीसरे में क्या होगा, A B और C तीनों इक्वल नहीं होंगे, बट एंगल अभी भी 90 डिग्री ही रहेगा। आप नीचे देखते रहोगे, इसकी फिगर्स, इसकी डायग्राम्स मैं नीचे शो ट्राई कर रहा हूँ कि साथ के साथ सबकी देता रहूँ ताकि आपको समझ आता रहे, ठीक है। तो ए और बी देखो, हम एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं, ABC इक्वल, अब ये इक्वल नहीं है, फिर ये दोनों इक्वल नहीं, अभी ये इक्वल है। इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे, इसके स्ट्रक्चर होंगे 4, इसके होंगे 4। कौन कौन से 4 होंगे इसके सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, याद रखना, इसके सारे बनते हैं, सिंपल, BCC, FCC और ECC, चारों बनते हैं। जो भी हमने पढ़े थे इसके चारों बनेंगे। इसमें क्या होगा, A B और C ये बराबर नहीं होंगे, दोनों तीनों अलग अलग होंगे। अगला है मोनोक्लिनिक, होता है मोनोक्लिनिक, एक होता है ट्राइक्लिनिक। मैं लिख देता हूँ सारे, ट्राइक्लिनिक, नीचे ज़्यादा चला जाएगा, चलो इतना ही करते हैं। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल B और गामा 90। अच्छा, इसमें क्या होगा, कौन सा, अल्फा इक्वल नहीं होगा कि गामा इक्वल नहीं होगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे, बट बीटा और गामा 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में स्ट्रक्चर बनते हैं 2, एक बनता है सिंपल, एक बनता है ECC।
एक बनता है सिंपल, एक बनता है ईसीसी। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है? ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें बनता है एक ही, जिसको बोलते हैं सिंपल वाला। इसमें बनता है एक ही जो होता है सिंपल। समझ रहे होंगे। अगला है हेक्सागोनल। अगला है हेक्सागोनल, इसको यहाँ लिखता हूँ, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल इसमें क्या होता है? ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इसमें होता है 120 डिग्री। इसमें गामा होता है 120 डिग्री और इसका स्ट्रक्चर बनता है एक ही, वो बनता है सिंपल वाला, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल वाला। ओके। उसके बाद आता है, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद आता है जी रोम्बोहेड्रल। लास्ट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इसमें क्या होता है? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा और ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर बनता है जो है सिंपल। अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। एज लेंथ होती ए और रेडियस आर, इसके बीच का रिलेशन करेंगे हम। ठीक है। तो जैसे मैं एक क्यूबिक सेल बना देता हूँ ना, हम सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल की पहले सिंपल क्यूबिक सेल में कहाँ कॉर्नर्स पे होते हैं एटम, ऐसे कॉर्नर्स पे पड़े होते हैं, ऐसे सारे कॉर्नर्स पे होंगे। तो ये ऐसे होंगे। ठीक है। मान लो मैं इस वाले फेस को उठाता हूँ ऐसे, तो यहाँ एटम पड़ा है, ऐसा एक एटम यहाँ पड़ा है, ऐसे पड़े होंगे, ऐसे पड़े होंगे। मान लो ये ए है, ये जो साइड है ये ए है, ये अगर ए है, मान लो इसका रेडियस जो ये एटम है ये कांस्टेंट, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ये आर, ये आर। ठीक है। ये आर, ये आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर और ये रेडियस, तो आर 2r, आर प्लस आर किसके इक्वल हुआ? ए के। ये रेडियस है, तो इससे रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a/2। ये सिंपल क्यूबिक सेल के लिए है रिलेशन, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। अच्छा, अगर हम उसके लिए देखें फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड में कैसा होता है? देखो, 4 तो होते हैं कॉर्नर्स पे, 4 तो होते हैं कॉर्नर्स पे, एक फेस के सेंटर में होता है, एक फेस के सेंटर में होता है। मैं इस वाले को बाहर निकालता हूँ समझाने के लिए। मान लो एक रहा ये, एक रहा ये और एक रहा ये। क्लियर है? ये होगा ए, ये रेडियस है आर, ये रेडियस भी है आर और ये रेडियस भी है आर और ये रेडियस भी है आर। ठीक है, पक्का? अब देखो, ये ए तो ये भी ए। ये स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है? स्क्वायर की, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगोनल, डायगोनल किसके इक्वल होती है स्क्वायर की? √2a, √2a। ठीक है, √2a के इक्वल होगी, बट ये √2a r प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r के इक्वल है। अरे समझ में है ना ये 2r कैसे हुआ? ये रेडियस r है, इसका डायमीटर r हो जाएगा, डबल 2r, तो ये r, ये r, तो किसके इक्वल हो जाएगा? तो इससे रिलेशन क्या आएगा? a इज इक्वल टू 4r/√2। ये किसके लिए है? FCC के लिए, FCC के लिए। क्लियर है? अच्छा, BCC के लिए देखो, BCC के लिए देखो, BCC में क्या होता है कि एक बॉडी में होता है, एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, हाँ? एक डब्बा है, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा। अगर मैं इसको 3D में देखूंगा तो ये ऐसा होगा,
एक बॉडी के सेंटर में होगा, एक पीछे जाएगा, ऐसे ऐसे ही तो होगा। जब आप इस क्यूब की ये वाली डायगोनल देखोगे, ये वाली क्यूब की डायगोनल, ये होती है √3a के इक्वल, √3 के एक इक्वल, बड़ी ये √3 किसके इक्वल होगा, ये r, ये 2r और ये r, ये r, ये 2r, ये r, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से देखेंगे तो √3a किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल। आप एक फिगर देखोगे नीचे तो आपको समझ में आएगा। अरे यार ये डायगोनल में पड़ा ना, बना के दिखाऊं। देखो ये क्यूब ले लेता हूँ मैं, एक पड़ा है यहाँ पर, एक इस बॉडी के सेंटर में पड़ा है और एक पड़ा है इस वाले कॉर्नर पे। अच्छा डायगोनल ही जा रहा है, डायगोनल अंदर पड़ा है उसके, ठीक है। तो ये r और ये किसके इक्वल होता है, तो a का रिलेशन क्या आया, 4r/√3। ये किसके लिए है, BCC के लिए। ये किसके लिए है, BCC के लिए, याद रखना। तो मैं लिख ही देता हूँ, हम एक ऐसा करते हैं, टेबल बना लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आए ना। मैं लिख देता हूँ एक टेबल बनाकर, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड, देखो 4 सिंपल क्यूबिक सेल के r = d/2। r क्या होता है, डायमीटर का हाफ, या मैं बोल सकता हूँ और क्या रिलेशन है, तो r = a/2 आया था। अच्छा FCC के लिए क्या आया था, FCC के लिए क्या आया था, r √2a/4। BCC के लिए क्या आया था, r √3a/4, या इसमें बोल सकता हूँ मैं a = 4r/√2, a = 4r/√3। समझ आया, सिंपल सा रिलेशन है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है जी, अगला टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन होती है PF, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। जो उसके एक यूनिट सेल के एटम्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। एटम्स उसके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और उसको डिवाइड कर देंगे उस सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है। क्लियर है, करके देख। अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, एक ही चीज़ है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और ये परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन की ही परसेंटेज होती है। जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगी। मान लो पैकिंग फ्रैक्शन आई 0.42, तो इसको 0.42 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी 42%, ठीक है। ओके क्लियर। हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ये सबकी निकालते हैं, हम ये सबकी निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल यूनिट सेल की, है ना, वही खेल दोबारा। सिंपल यूनिट सेल के लिए रिलेशन क्या था, r = a/2 था, याद होगा आपको, r = a/2 था। इसकी एज लेंथ क्या होती थी, एज लेंथ कितनी थी, एज लेंथ को क्या बोलते थे, a, क्यूब की जो साइड है उसी को तो एज लेंथ बोलते थे ना। तो अब बोलो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ, पूरे यूनिट सेल का। मान लो ये यूनिट सेल है पूरा, यही तो होता है ना यूनिट सेल, ये ए, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, ए क्यू। अब बोलो एक एटम का वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, एटम की शेप क्या होती है, स्फेरिकल, और उसका रेडियस होता है r, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 πr3, ठीक है। और ये है कितने ये
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो स्फेरिकल आइटम पड़े ये है कितने इसमें, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, एक का इतना, इसका रैंक कितना होता था, इसका रैंक कितना होता था 1, यानी कि ये सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मिलाकर कितने एटम बनाते थे, एक ही एटम बनाते थे। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, रैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे यार छोटे छोटे थे ना, 1/8 थी, 1/8 जुड़कर 1 बनाते थे, डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ठीक है। अब ये ए क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब होता है 2r का क्यूब, 2r, यहाँ से ए को 2r, इसको सॉल्व करोगे जो तुम, ये आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 8 से 4 कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.52, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल यूनिट सेल की कितनी आएगी 0.52, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो कितनी आई 52%, क्लियर है 52%। अच्छा अगर मैं ऐसे ही BCC के लिए निकालूं, ये तो था सिंपल के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, BCC के लिए ऐसे ही निकालूंगा। BCC के लिए रैंक कितना होता है, BCC के लिए रैंक कितना होता है, BCC का रैंक कितना होता था 2, BCC का रैंक कितना होता था 2, तो वही वो क्या करेंगे, वॉल्यूम यूनिट सेल वही 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, एक का वॉल्यूम, स्फेरिकल होता है ना एटम। अब ये एटम कितने बनते हैं, ये कट जाते हैं, इसका रैंक होता है 2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पक्का। अब BCC के लिए फॉर BCC ए कितना था 4r/√3, याद है ना 4r/√3, पक्का। इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो यानी कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आएगी, क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम जब आप FCC का निकाल लोगे अगर आप, तो FCC के लिए आपको याद होगा, FCC के लिए निकाल लोगे तो ए क्या होता है 4r/√2, वही वॉल्यूम रखेंगे। अच्छा रैंक क्या था FCC का, कितने एटम होते थे FCC में, याद होगा 4 एटम बनते थे, FCC का रैंक निकालना था, तो क्या करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, एक एटम, और कितने एटम बनते हैं 4 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आएगी, निकाल लो, खुद निकाल लो, जल्दी निकाल लिया, मैं लिख दूं, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आएगी 0.74, पैकिंग एफिशिएंसी आई 74%। अच्छा ये पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है, ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है ये है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये है कि एक जो एटम है, एक यूनिट सेल है, देखो एक यूनिट सेल है, मान लो मैं सिंपल यूनिट सेल लेता हूँ, है ना, उसमें ऐसे एटम्स पड़े हैं कॉर्नर्स पे, क्लियर है, ऐसे कॉर्नर्स पे एटम्स पड़े हैं, ऐसे कॉर्नर पे एटम्स पड़े हैं। तो देखो ये एटम्स कैसे पैक्ड हैं, क्लोजली कैसे पैक्ड हैं, तो इन्होंने इस यूनिट सेल की कितना वॉल्यूम कवर किया है, इन्होंने इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम कवर किया है पूरे यूनिट सेल का, उसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन आई थी 52%। अब देखो ये कुछ जगह खाली बचती है, ये कुछ जगह बची हुई है, यहाँ पर जगह है बीच में कुछ, इसको बोलते हैं वॉइड, इसको क्या बोलते हैं वॉइड। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल यूनिट सेल की, तो आप अगर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन देखोगे और इसका वॉइड देखोगे तो समझ में आएगा। सिंपल, फिर आया था BCC, फिर आया था FCC। सिंपल की पैकिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0.52, याद होगी। इसका वॉइड कितना बचा, ये है 0.48, समझ रहे। 52% तो इसकी जगह ऑक्यूपाइड है, और खाली कितनी जगह इसकी 48%, ओके। और BCC के लिए कितनी आई थी पैकिंग एफिशिएंसी 0.68 आई थी पैकिंग फ्रैक्शन, और वॉइड कितना होगा 0.32। इसको मैं 68% भी लिख सकता हूँ, 52% भी लिख सकता हूँ, 148%, पता नहीं ये पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अभी हम पैकिंग फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ठीक। और इसकी कितनी आई थी FCC के लिए कितनी आई थी 74%, यानी कि ये कितनी हुई, वॉइड कितना हुआ 26% या 0.26।
वॉइड होती है खाली जगह कितनी बचती है एटम में। क्लियर है, पक्का? चलें आगे, ठीक है जी। अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर सुना होगा आपने, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक एटम के नियरेस्ट कितने एटम पड़े हैं। एक एटम के नियरेस्ट, मान लो ये एटम पड़ा है, ये एटम पड़ा है, तो इसके आसपास ये ऐसे 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 जो इस एटम को टच कर रहे हैं, इसके पड़ोसी कौन कौन है। जितने इसके पड़ोसी होंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, जो इसको टच करेंगे। जैसे इसके 1 2 3 4, इस एटम के पड़ोसी हुए 4, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एटम्स पड़े होंगे किसी के अरेंजमेंट में, तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे ना, तो वो किसी ना किसी को टच कर रहे होंगे, तो जिसको टच करेंगे उसके आसपास कितने भी एटम पड़े होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, डेफिनेशन तो ना लिखो ना, समझ गए होंगे कि इसके जो आसपास के एटम्स हैं जो इसको टच करेंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 3 तरह की पैकिंग समझो, 3 तरह की पैकिंग हो सकती है। तो 3 तरह की पैकिंग में अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, उसको समझिए। जैसे पहली पैकिंग हो सकती है 1D पैकिंग। 1D पैकिंग, अच्छा 1D पैकिंग में क्या होगा कि एक ही डायमेंशन में एटम्स पड़े होंगे, एक ही डायमेंशन में। जैसे ऐसे एटम्स ये पड़े हैं, ऐसे क्लोजली पैक्ड है, सिर्फ एक ही डायमेंशन में पड़े हैं। मैं एक्स एक्सिस में बना रहा हूँ, वाई में, जेड में, कैसा भी बना सकते हो, एक्स में बना रहा हूँ, देखो मैं। तो इसमें से किसी एक एटम को उठाओ, किसी एक एटम को उठाओ, मैं इस एटम को उठा लेता हूँ। तो इसके पड़ोस में देखो जो इसको टच कर रहे हैं, एक ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। अब बोलोगे नीचे नहीं है, मैं 1D में बना रहा हूँ, इधर बनाता तो 2D हो जाता। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 2। ऐसे ही होती है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग, एटम्स 2D पैकिंग में भी पड़े हो सकते हैं। 2D पैकिंग 2 तरह की है। अच्छा, 2D पैकिंग 2 तरह की है। एक तो है 2D स्क्वायर पैकिंग, एक है 2D स्क्वायर पैकिंग, एक है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2D हेक्सागोनल पैकिंग। अच्छा, इसमें कैसे पड़े होंगे, इसमें कैसे होंगे इसको समझो। मान लो मैं बना देता हूँ, अभी मैं 2D स्क्वायर बनाता हूँ। पहले मैं 2D स्क्वायर पैकिंग बनाता हूँ। 2D स्क्वायर की बात करते हैं। 2D स्क्वायर में देखो ये पड़े हैं एक 1D वाली पैकिंग, इसको 2D में कर दो, यानी कि 2 डायमेंशन हो, 1 2 ऐसे इकट्ठे जुड़कर पड़े हैं, समझ रहे हो। ये 2D पैकिंग है, ये ऐसे, ये क्या है? 2D पैकिंग। एक के नीचे एक बिल्कुल एटम्स प्रॉपरली अरेंज्ड है, ये क्या है? 2D पैकिंग। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 2D पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई एक एटम उठा लो, मैं क्या उठाऊँ? बीच वाला उठाना, साइड वाला मत उठाना, जिसके आसपास और भी हो। इसको उठा लोगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं, आप इसके कोऑर्डिनेशन नंबर गलत बताओ। मैं सेंटर वाला कहीं भी उठा लेता हूँ, इसको उठा लेते हैं, इसके इधर ये 2 3 और 4। तो 2D स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। समझ आया? ये स्क्वायर बना देंगे, एक ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है मुझे पता है, बट ये स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं इसको, बराबर बराबर पड़े हैं। 2D हेक्सागोनल की बात करते हैं, 2D हेक्सागोनल। दूसरी है 2D हेक्सागोनल। 2D हेक्सागोनल पैकिंग में 2D हेक्सागोनल पैकिंग भी ऐसी होगी, देखो ऐसे। पहले तो 1D पैकिंग होगी, 1D से 2D बनेगी ना, ठीक है, ये है। तो इसमें स्क्वायर में क्या इसके नीचे पड़े, अब क्या होंगे? ऐसे पड़े होंगे। ये जो खाली जगह है यहाँ पर, इसके ज्वाइंट्स पे ये पड़े होंगे ऐसे करके, ठीक है। और दूसरे वाला फिर ऐसे आ जाएगा और इसके बिग ज्वाइंट में। ये हेक्सागोनल पैकिंग है। ये कौन सी पैकिंग है? अरे देखो ये ना हेक्सागोन बनता है। जैसे देखो ये ऐसे 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 हेक्सागोन बन रहा, जहाँ पर इनका ज्वाइंट है, इसको हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। अच्छा, इसी को उठा लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। समझ में आया? मैं ट्राई करता हूँ कि आपको पिक्चर्स भी साथ में लगाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पक्का? इसको बोलते हैं 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ओके, इसके बाद बात करते हैं 3D पैकिंग की। 3D पैकिंग, 3D पैकिंग भी 3 तरह की होती है। 3D पैकिंग 3 तरह की होती है, 3 तरह की होती है। 3D पैकिंग कैसी होती है? 3 तरह की। कैसी? पहले लिख ही लेते हैं, चलो साथ के साथ बात करते हैं। सबसे पहली होती है
3D स्क्वायर पैकिंग, 3D स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग। इसको ना ए टाइप पैकिंग भी बोलते हैं, ए टाइप पैकिंग, ए टाइप पैकिंग, ए टाइप पैकिंग, यानी कि 3D में लगे हुए हैं, 3D में ऐसे 1 2 3, कम बना रहा हूँ मैं ताकि समझ में आए तुम्हें। स्क्वायर में वही स्क्वायर वाली 2D वाली पैकिंग, ठीक है। और ऐसे ही इसके पीछे भी लगे होंगे, ऐसे ही इसके पीछे भी चले जाएंगे, ये 3D में चले जाएंगे, समझ रहे हो ना, ऐसे 3D में पीछे चले जाएंगे, ये पीछे को 3D में चले जाएंगे ये। तो ये सेम है, जैसे ये ऐसे एक्स में, ऐसे वाई में, ऐसे जेड में, तो ए पैकिंग हो जाएगी, इसको बोल लेंगे ए पैकिंग। जैसे 2D पैकिंग थी ना स्क्वायर पैकिंग, उसको बस पीछे 3D में भी एक्सटेंड कर देंगे, वो 3D स्क्वायर पैकिंग हो जाएगी। क्लियर। दूसरी होती है 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। अच्छा, इसको समझो ध्यान से। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 3D स्क्वायर पैकिंग का ये रह गया, 3D स्क्वायर पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अरे देखो, एक एटम उठाओ, कोई बीच वाला उठाना, बीच वाला। मैं ये पड़ा हुआ ये उठा लेता हूँ, ठीक है, ये उठा लेता हूँ। इसके आगे एक एटम, एक इसके पीछे एटम, एक इसके नीचे एटम, एक इसके ऊपर एटम। एक एटम पड़ा है तो ये पीछे इसके ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक आगे होगा, एक साइड में होगा, एक इसके आगे होगा, एक इसके पीछे होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। समझ रहे हो ना। एक एटम पड़ा या 3D में पड़ा, एक एटम पड़ा, एक इसके ऊपर पड़ा होगा स्क्वायर में, बिल्कुल ऊपर, स्क्वायर में ऊपर पड़ा होता ना, एक इसके नीचे पड़ा होगा, एक आगे पड़ा होगा, एक पीछे, एक इधर, एक इधर। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, हम यहाँ बनाते हैं हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग को, ध्यान से समझना हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग कैसी होती है। हेक्सागोनल स्क्वायर पैकिंग में क्या होता है, देखो जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग थी उसको 3D में कर देंगे। मान लो ये देखो, ऐसे 2D हेक्सागोनल पैकिंग बनाओ, पहले 2D हेक्सागोनल बनाओ, 2D हेक्सागोनल बनाओगे, ये देखो ये बन रही है यहाँ पर, ठीक है। देखो ऐसे ये 3D में चली जाएगी, इसके पीछे ये वाले आएंगे, इसके पीछे ये वाले आएंगे, इसके ऊपर ये आएंगे, पक्का। इसके पीछे ये चले जाएंगे, यहाँ पर ये चलेंगे, ऐसे ऐसे, है ना, यहाँ पर बनेंगे ये, और यहाँ पर बनेगा ये, ऐसे बनते रहेंगे ना। ओके ओके। हेक्सागोनल में 2D में इसके ऊपर ये वाला रो, देखो ये ए टाइप रो है, ये बी टाइप रो है, इसको बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग, इसको बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग, ए बी टाइप पैकिंग। 2 रोज एक जैसी, 2 रोज एक जैसी, ठीक है। इसको बोलते हैं CCP पैकिंग, CCP पैकिंग, या 3D टाइप की ABC टाइप पैकिंग, ABC टाइप पैकिंग। 3D की ABC टाइप बोलते हैं, इसको CCP बोलते हैं। और CCP की फुल फॉर्म होती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, याद रखना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। HCP की फुल फॉर्म क्या थी पिछली पैकिंग, HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो पिछले में क्या हो रहा था, ऐसे हेक्सागोनल में था ना, ये थे, है ना, तो इसको कवर करने के लिए ये वॉइड, इसको कवर करने के लिए ये वॉइड, इसको कवर करने के लिए ऐसे ही, इनको कवर करने के लिए, इनको कवर करने के लिए। अब ऐसे ही एक वॉइड और बनेगा, इसको कवर करने के लिए एक इसके पीछे बनेगा, ऐसे ही एक इसके पीछे एक और वॉइड बनेगा। हम थोड़े कन्फ्यूजन है, मैं डायग्राम बनाता हूँ साइड में। देखो जैसे एक लेयर तो ये हो जाएगी इसकी, चारों की, इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर 3 की लेयर और आई, उसको कवर करने के लिए, इन दोनों कवर करने के लिए इसके ऊपर 2 की लेयर और आई, ठीक है। जैसे ये आई 3 की, इसके ऊपर 2 की लेयर और आएगी, तो ये होती है हेक्सागोनल CCP पैकिंग। देखोगे नीचे डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि CCP पैकिंग कैसी होती है। अच्छा, इसमें जो वर्ड बनता है वो बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है 12, याद रखना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, पक्का, ठीक है जी।
चलें आगे। अच्छा, दो तरह के वर्ड्स थे, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्रागोनल वर्ड्स क्या होते हैं एक बार समझा देता हूँ जल्दी से ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, ट्राइगोनल वर्ड्स तो क्या होता था, वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। देखो 3 एटम्स थे ऐसे, 1 2 और एक ऐसे में पड़ा था हेक्सागोनल पैकिंग में, याद होगा। तो जो 3 के बीच में जो ये बना है वॉइड, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। इसके बारे में तो पता है, इसके बारे में सब समझते हैं। दिक्कत आती है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में। देखो टेट्राहेड्रल के लिए आपको इस वॉइड को भरने के लिए एक और ऊपर लगा देना आइटम, 3 ऐसे पड़े बॉल्स, उसके ऊपर एक बॉल और रख दी। बट ये वॉइड पीछे से तो दिख रहा है, पीछे से तो दिखेगा, इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अभी वॉइड तो होगा ना, 3 के ऊपर एक और रख दिया, एक पीछे रख दिया, तो क्या बनाइए टेट्राहेड्रल वॉइड। एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको ध्यान से समझे। ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि साथ के साथ तुम्हें एक आधी पिक्चर साथ में दिखाता रहूँ। अच्छा, इसको पहले कंप्लीट करो, ऐसे 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 ऐसे। इस वर्ड को कवर करने के लिए ये बना, इस वर्ड को कवर करने के लिए ये बना, ठीक है। ऐसे ही इस वर्ड को कवर करने के लिए ये बना, और वर्ड को समझ, देखो ये एक ही एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है। एक इनके बीच में है, एक इनके बीच में है, एक ऐसा है। बड़े बड़े बनाते हैं ताकि समझ में आए, पक्का सही है जी। देखो एक इस वर्ड को कवर करने के लिए एक इसके ऊपर आएगा, एक इस वर्ड को कवर करने के लिए एक इसके ऊपर आएगा, ऐसे इस वर्ड को कवर करने के लिए एक इसके ऊपर आएगा, इस वर्ड को कवर करने के लिए एक इसके ऊपर आएगा, पक्का ठीक है। समझ में आए होंगे ये सारे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल पैकिंग क्या है। तो तब अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे डिफेक्ट्स की एक वीडियो बनाएंगे, जो भी बचा हुआ है सेमीकंडक्टर वगैरह, तो उसकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।